नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो एडवांस सीरीज में दोस्तों आज हमारी 48वीं क्लास है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है उसकी हमारी आज सेकंड जो क्लास है। सेकंड क्लास, एक क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हमारी सिर्फ दूसरी क्लास है। तो जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है वो वहां पर जाके पहली क्लास जरूर देखे। हम इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर सिर्फ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम ही नहीं पढ़ेंगे, साथ में मैं आपको फंडामेंटल के कुछ जो प्रोसीजर्स है वो भी करवाऊंगा और जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चंस के अंदर भी इंक्लूडेड है। तो मुझे वैसे भी पढ़ाना है तो मैं वो सब्जेक्ट भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, तो अब शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ओबीजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो पढ़ चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं, आई पढ़ चुके हैं, ईयर पढ़ चुके हैं और मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है वो पढ़ चुके हैं। हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अब पढ़ रहे हैं और हमारी दूसरी क्लास है। चलो शुरुआत करते हैं। एक क्लाइंट विद ए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल सेज टू द नर्स, why can't the doctor just give me a medication to eliminate all the cholesterol in my body। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, मेडिकेशंस दे रहे हैं। अब वो क्लाइंट क्या कह रहा है कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे कि मेरी बॉडी का सारा कोलेस्ट्रॉल क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। मुझे कोलेस्ट्रॉल रखना ही क्यों है हमारी बॉडी के अंदर। सो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो कहते ऐसी दवाई दो कि सारा ही खत्म हो जाए कोलेस्ट्रॉल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, न तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा न उससे कोई प्रॉब्लम होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस लाइक जो कंडीशन जो पाई जाती हैं, जो ब्लड जो वेसल्स हैं दोस्तों उनके अंदर प्लेक बन जाता है कोलेस्ट्रॉल का, एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ऐसे बोला तो आप मेरी बॉडी का सारा कोलेस्ट्रॉल ही निकाल दो ना। विच फैक्टर रिलेटेड टू वाई कोलेस्ट्रॉल इज इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी शुड द नर्स इंक्लूड इन द रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट्स क्वेश्चन। कि हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसका क्या रोल है, क्यों कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जरूरी होता है, बोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है, या मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है, या फिर सेलुलर जो मेम्ब्रेन्स है दोस्तों उनके लिए जरूरी होता है। तो बात करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल से हम टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लिपिड। लिपिड जो वर्ड है दोस्तों वो लाइपोज वर्ड से बना है और लाइपोज का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो क्या होता है, फैट होता है। लाइपोज का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, फैट होता है। तो लिपिड अगर हम केमिकली बात करें तो जो लिपिड जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप के साथ में जब एल्किल ग्रुप विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये क्या बनाएगा दोस्तों, ये बनाएगा आपका फैटी एसिड। क्या बनाएगा, फैटी एसिड। और इन फैटी एसिड से ही किसका निर्माण होगा दोस्तों, आपका लिपिड का निर्माण होगा। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि फैट और लिपिड सर एक ही चीज है क्या। तो दोस्तों लिपिड है ना बहुत बड़ा पार्ट है और लिपिड का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक जो क्लासिफिकेशन है उसमें फैट आता है। तो लिपिड बड़ा पार्ट है, फैट एक क्या हो गया उसका छोटा पार्ट हो गया। तो लिपिड और फैट हम सेम नहीं कह सकते हैं। जितने भी फैट हैं वो सारे लिपिड हैं, लेकिन जितने भी लिपिड हैं वो सारे क्या नहीं है दोस्तों, फैट नहीं है। तो वो आपको याद रखना है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको कल बताया था, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। साथ में जो फैटी एसिड है दोस्तों वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये फैटी एसिड की क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। कल भी मैंने आपको लिखाया था कि जो हाइड्रोकार्बन जो साइड चेन है दोस्तों वो प्रेजेंट है। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो या विद एल्किल ग्रुप भी लिख सकते हो। आप इसको चाहो तो सर कल ऐसे बताया तो वो भी लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन, तो वो भी वही बात होगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन, क्योंकि एल्किल ग्रुप में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो इससे क्या बनेगा दोस्तों, फैटी एसिड बनेगा। और जो फैटी एसिड है वो क्या बनाएंगे दोस्तों, आपका फैट का, या फिर हम कहें तो लिपिड का, मेनली लिपिड कहेंगे, फैट नहीं बोलेंगे। तो वो फैट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि जो लिपिड है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। यहाँ से हम कोलेस्ट्रॉल वाला जो आंसर है वो भी निकालेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड, इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। सबसे पहले तो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना दोस्तों, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो तीन चीजों की बनी हुई होती है। एक प्रोटीन की बनी हुई होती है, एक लिपिड की बनी हुई होती है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है, ठीक है, इसके बाद लिपिड है और फिर आपको क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है जो कि 5% होता है। तो लिपिड किसका फॉर्मेशन करता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या करता है दोस्तों, फॉर्मेशन करता है। और मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड जो पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन चीज बना हुआ होता है ये, ठीक है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड वाला जो पार्ट होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड से बना हुआ होता है ये, फोस्फोलिपिड
लिपिड। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली क्या कोलेस्ट्रॉल जो है वो फॉर्मेशन करता है किसका दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जरूरी होता है। अब आप एक बताओ, जो हमारी पूरी बॉडी है दोस्तों वो सेल से बनी हुई होती है, जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो दोस्तों जब सेल है उसके चारों तरफ चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसको फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल को पूरी बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल है मतलब लिपिड का पार्ट है, तो कोलेस्ट्रॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए भी क्या जरूरी होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। हमारी स्किन के अंदर हम जानते हैं कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, और इस 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से ही किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, विटामिन डी। इसलिए कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए या विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए भी क्या है, जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो लिपिड, तो ये लिपिड का भी क्या हो गया, आपके फंक्शन हो गया। इसके अलावा दोस्तों लिपिड है ना कई चीजों का फॉर्मेशन करता है, कई सारे फंक्शन मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा, यहाँ पर मैं थर्ड लिख दूंगा, साथ में हम कई सारी चीजें सीखेंगे इससे। लिपिड हेल्प करता है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन, फॉर्मेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स को बनाने में मदद करता है ल्यूकोट्राइन्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इनके फॉर्मेशन में मदद करता है। फॉर्मेशन ऑफ द स्टीरॉयड हार्मोन, जो स्टीरॉयड जो हार्मोन होते हैं दोस्तों उनके फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन मदद कर रहा है, स्टीरॉयड जो हार्मोन्स हैं उनके फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है दोस्तों उनके फॉर्मेशन में भी ये क्या करता है, मदद करता है। तो इस प्रकार से लिपिड जो है दोस्तों वो हमारे बॉडी में काफी सारे काम करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है विसरल ऑर्गन को, क्योंकि फैट होगा तभी तो विसरल ऑर्गन प्रोटेक्ट रहेंगे ना, तो प्रोटेक्ट द विसरल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, विसरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। तो आपको मैंने पहले बता रखा था कि 9 किलो कैलोरी एनर्जी से मिलती है पर ग्राम, यहाँ हम कहें दोस्तों कि 37 किलो जूल एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द लिपिड, ये लिपिड के क्या हो गए दोस्तों, फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो लिपिड है उसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इससे काफी सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लिपिड का जो क्लासिफिकेशन है वो ब्लूर ने दिया था लगभग 1925 के अंदर। ब्लूर के द्वारा लिपिड का क्लासिफिकेशन किया गया था, 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों। पहला जो पार्ट था दैट इज सिंपल लिपिड, दूसरा जो पार्ट था दोस्तों दैट इज कॉन्जुगेटेड लिपिड, और थर्ड जो है दोस्तों दैट इज डिराइव्ड लिपिड। देखो सिंपल लिपिड ऐसे लिपिड होंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिपिड पार्ट होगा, लिपिड के अलावा कुछ नहीं होगा इसमें, न कार्बोहाइड्रेट होगा इसके अंदर, न फैट होगा, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सिंपल लिपिड के नाम से जानते हैं। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हो गया कि लिपिड के साथ नॉन लिपिड पार्ट होगा तो उसे हम कॉन्जुगेटेड बोलेंगे। डिराइव्ड का मतलब होता है कि किसी चीज से उत्पत्ति हुई है, किसी चीज से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो सिंपल और जो कॉन्जुगेटेड जो लिपिड है वो क्या करते हैं दोस्तों, डिराइव्ड लिपिड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। डायरेक्टली इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, डिराइव्ड लिपिड के नाम से जानते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसका एग्जाम्पल ये कौन सी टाइप का लिपिड है, ये कौन सा है, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर हम सिंपल लिपिड की बात करें, दोस्तों कि सिंपल लिपिड, तो सिंपल लिपिड के अंदर फैट, ऑयल एंड वैक्सेज आते हैं। फैट, ऑयल और क्या आते हैं दोस्तों, वैक्सेज आते हैं। ध्यान रखना लिपिड के बारे में एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो लिपिड जो होते हैं ना दोस्तों ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। मतलब ऑर्गेनिक जो सोलवेंट होंगे ना दोस्तों अगर इनका यूज करेंगे तो ये वहां पर घुल जाएंगे, लेकिन पानी के अंदर क्या नहीं करेंगे दोस्तों, ये घुलते नहीं है। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, लिपिड के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो बेंजीन जो होता है उसके अंदर ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो ये सब स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या हो सकता है, लिपिड घुल सकता है, लेकिन पानी के अंदर जो लिपिड है दोस्तों वो नहीं घुलता। तो इनसोल्युबल इन वाटर होता है एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। लिपिड की ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा जो लिपिड होता है दोस्तों, कहते हैं कि लिपिड जो है वो टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। इसके अलावा दोस्तों कलरलेस होता है, डायरेक्टली अगर आप लिपिड देखोगे तो कोई कलर नहीं होता। और प्योर जो लिपिड होता है उसके अंदर अडर भी नहीं होती है, ठीक। प्योर अगर होगा उसके अंदर और कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। अगर अडर कोई दे रहा है ना, जैसे आपको होगा कि सर हम तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर अडर आती है, तो वो उसका रीजन है कि उसमें और कुछ केमिकल है लिपिड के साथ में। तो लिपिड जो होता है वो टेस्टलेस होता है, टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है। इसके अलावा कलरलेस होता है, अडरलेस होता है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। अब हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की। सिंपल लिपिड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फैट है, ऑयल है और वैक्सेज है। जो फैट जो होता है दोस्तों ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होगा। ऑयल जो होगा ये क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है। बस ये अंतर होता है मेनली फैट और ऑयल के अंदर। वैक्सेज में थोड़ा सा और डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फैट, ऑयल और जो वैक्सेज होते हैं दोस्तों, वैक्स के अंदर क्या होता है एक्चुअली में, इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, ट्राइग्लिसरॉल पाया जाता है। ट्राइग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं किसके अंदर, फैट और ऑयल के अंदर। जबकि वैक्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें ट्राइग्लिसरॉल की जगह सिटाइल अल्कोहल पाया जाता है, सिटाइल अल्कोहल, और साथ में पाए जाते हैं 3 फैटी एसिड। ये इसलिए वैक्स में और फैट ऑयल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। फैट और ऑयल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि फैट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो कि ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, लिक्विड रहते हैं। लेकिन वैक्सेज है उनके केमिकली भी थोड़े से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है ट्राइग्लिसरॉल, जबकि इसके अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, सिटाइल अल्कोहल पाया जाता है। बस अब ज्यादा याद नहीं हो तो सिर्फ एग्जाम्पल तो कम से कम आप याद ही रख सकते हो कि फैट, ऑयल और वैक्सेज के क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्जुगेटेड लिपिड की। कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर जैसे एक लिपिड जो होता है दोस्तों दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड वाले पार्ट के साथ, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लिपिड वाला पार्ट है उसके साथ नॉन लिपिड पार्ट रहेगा, तो नॉन लिपिड जो पार्ट होता है दोस्तों दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फेट या फॉस्फोरिक जो एसिड होता है वो साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो लिपिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तो वो क्या बनाएगा दोस्तों, फॉस्फोलिपिड बनाएगा। क्वेश्चन सीधा ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि तो इसमें नाम में ही है फॉस्फोलिपिड, तो ये तो फॉस्फोरिक एसिड तो आप बता दोगे दोस्तों। लेकिन जो क्वेश्चन जो आ सकता है ना दोस्तों, वो किससे आ सकता है, आपका एग्जांपल से आ सकता है। तो एग्जांपल इसका आएगा लेसिथिन, सिफेलिन एंड स्पिंजोमाइलिन। स्पिंजोमाइलिन, लेसिथिन, सिफेलिन और स्पिंजोमाइलिन है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द फॉस्फोलिपिड। डायरेक्टली एग्जांपल याद रखना, हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ ले। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइको वर्ड जो है दोस्तों उसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो लिपिड के साथ क्या होगा, कार्ब होगा, साथ में लिपिड होगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानेंगे। बस एग्जांपल इसका आप याद रख लेना। 2 एग्जांपल है इसके, गैंग्लियोसाइड एंड सेरिब्रोसाइड। गैंग्लियोसाइड्स एंड सेरिब्रोसाइड, बस एग्जांपल याद रख लो, बहुत है आपका। थर्ड जो आता है इसके अंदर दोस्तों दैट इज लाइपोप्रोटीन। थर्ड जो आता है दोस्तों इसके अंदर वो आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन ये कई प्रकार के होते हैं लाइपोप्रोटीन। अगर हम इनकी बात करें तो लाइपोप्रोटीन अब बताने की जरूरत नहीं है ना कि लिपिड और प्रोटीन होगा, तो ये तो बताने की आपको जरूरत है नहीं। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर कई सारी क्लासिफिकेशन हम इसके अंदर पढ़ सकते हैं। जैसे इसके अंदर HDL आता है, ये कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं ये। इसके अलावा LDL आता है, VLDL आता है, VLDL, और एक काइलोमाइक्रोन आता है, काइलोमाइक्रोन्स। कुछ बुक्स के अंदर एक एग्जांपल और दे रखा है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्री फैटी एसिड विद एल्ब्यूमिन। फ्री फैटी एसिड विद एल्ब्यूमिन भी क्या होता है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन वाला पार्ट जुड़ गया ना इसके अंदर एल्ब्यूमिन, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, लाइपोप्रोटीन। मेन आप इन 4 को याद रखना, HDL, LDL, VLDL और काइलोमाइक्रोन्स। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और वो सीधा काइलोमाइक्रोन्स। अब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन सुन लो। HDL जो होता है दोस्तों इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि इसका जो लेवल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है, इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहेंगे। जबकि LDL जो होता है दोस्तों इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, कि ये क्या काम करता है दोस्तों, ब्लड वेसल से कोलेस्ट्रॉल को उठाकर लीवर तक पहुंचाता है। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो डिपॉजिट होता है जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है वो नहीं होगा, इसलिए हम इसे किस नाम से जानेंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानेंगे। जबकि जो
एलडीएल है दोस्तों, उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, ये जस्ट ऑपोजिट काम कर देता है, ठीक है। बॉडी के ऑर्गन टिश्यूज से, लीवर से, इन सबसे उठाकर कोलेस्ट्रॉल को लेके आएगा और वहां पर कहां पर डालेगा, ब्लड वेसल्स में डालेगा। अब ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को प्लेक बनेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा और पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, ऐसे जो डिजीज हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है दोस्तों, उनके होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम किस नाम से जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अब एक जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो प्रोटीन से बनता है कि इनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है और सबसे ज्यादा लिपिड पार्ट क्यों होता है, एचडीएल क्यों है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो रीजन तो आपने बता दिया भाई, इसलिए है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन इन सब में, एचडीएल में, फिर एलडीएल में, फिर वीएलडीएल में और फिर काइलोमाइक्रोन्स में। और अगर हम फैट की बात करें या लिपिड की बात करें कि सबसे ज्यादा लिपिड पार्ट किसमें होता है, तो जस्ट इसका आप ऑपोजिट कर देना कि सबसे कम लिपिड पार्ट है दोस्तों, इसलिए वैसे भी ये गुड हो गया ना, गुड कोलेस्ट्रॉल हो गया। एक तो रीजन ये क्या रीजन पड़े हमने, प्रोटीन पार्ट ज्यादा है एचडीएल के अंदर, लिपिड पार्ट कम है, ये रीजन हो गया। और तीसरा जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया कि ये कोलेस्ट्रॉल को वहां से उठाकर लीवर तक लेके जाता है। तो एचडीएल के अंदर सबसे कम लिपिड होगा, फिर एलडीएल में होगा, फिर वीएलडीएल में होगा, फिर काइलोमाइक्रोन्स में होगा। बस बहुत है इतना आपके लिए लाइपोप्रोटीन। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और आ जाते हैं, अगर याद रखो तो ठीक है। सल्फोलिपिड आता है इसके अंदर, कॉन्जुगेटेड में ही नेक्स्ट फोर्थ है, तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसमें, सल्फोलिपिड। और एक आता है दोस्तों आपका एमाइनोलिपिड, तो एमाइनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं लिपिड पार्ट से, तो ये एमाइनोलिपिड कहलाएगा। बस इनके एग्जांपल याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, एक तो सिंपल पढ़ा हमने, तो सिंपल के अंदर सिर्फ आपको क्या याद रखने हैं, फैट, वैक्स एंड ऑयल याद रखने हैं, फैट, ऑयल एंड वैक्स याद रखना है। इसके बाद हमने कॉन्जुगेटेड लिपिड पढ़ा, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा, फॉस्फोलिपिड पढ़ा हमने। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लाइपोप्रोटीन पढ़ा। इसके बाद में सल्फोलिपिड पढ़ा और एक एमाइनोलिपिड पढ़ा, ठीक है, ये सब। इसके बाद तीसरा जो आता है दोस्तों दैट इज डिराइव्ड लिपिड। तो इसमें डायरेक्टली आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि भाई इसके कौन कौन सी चीजें हैं जो डिराइव्ड होती हैं। तो दोस्तों जैसे फैट सोल्यूबल वाइटामिन बनती है लिपिड से, फैट सोल्यूबल वाइटामिन का फॉर्मेशन होता है लिपिड से। इसके अलावा कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है लिपिड से। इसके अलावा दोस्तों स्टीरॉयड हार्मोन जो है उनका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने आपको पहले भी बताया था ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन सब का। तो इन्हें हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, डिराइव्ड लिपिड के नाम से जानते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन है, यही सब इसका फंक्शन है, यही हमारा लिपिड है बस। और बाकी सब मैंने आपको फैटी एसिड में पढ़ाया ही था। अब बात करते हैं दोस्तों कि कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है। पहला दे रखा है कि भाई कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। गलत है। ब्लड क्लोटिंग के लिए मेनली क्या जरूरी होता है दोस्तों, क्या तो आप अगर बात करो तो विटामिन जो के है वो हमने पढ़ा था कौन से फैक्टर के अंदर, 10वें, 9वें, 7वें और दूसरे। मतलब दूसरा फैक्टर 7वां, 9वां और 10वां। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी याद करने की, 1972 ट्रिक से आप इसको, 1972 ट्रिक से आप इसको क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो पिछली क्लास के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम जरूरी होता है। क्या होता है, कैल्शियम। तो जो कैल्शियम वो क्या जरूरी होता है, तो कैल्शियम भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, तो ये जरूरी होगा। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों बोन के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है दोस्तों आपके लिए कैल्शियम जरूरी होता है, फॉस्फेट जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या जरूरी होता है, कैल्शियम है, फॉस्फेट एंड विटामिन डी है दोस्तों, ये जरूरी होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों किसकी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपका सोडियम जरूरी होता है, इसके अलावा पोटेशियम जरूरी होता है एंड कैल्शियम जरूरी होता है, न कि कोलेस्ट्रॉल। तो लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज सेलुलर मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया हुआ है, कल की क्लास में भी हमने बात की थी, आज की क्लास में मैंने आपको दोबारा से इसको समझा दिया कि कोलेस्ट्रॉल की भी हमारी बॉडी के अंदर काफी भूमिका होती है, कई चीजें बनाता है ये। तो हमने बात भी किया, विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और सेलुलर मेम्ब्रेन का भी क्या करता है दोस्तों, ये फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ। तो इसको लिख लो, लिखो कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से पूरी तरह एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में इसेंशियल अमीनो एसिड से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हर बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा इसको फोकस करना। विच स्टेटमेंट मेड बाय ए क्लाइंट आफ्टर अटेंडिंग ए क्लास ऑन न्यूट्रिशन इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कि क्लाइंट है दोस्तों, उसने न्यूट्रिशन की क्लास अटेंड की है, उसको इसेंशियल जो अमीनो एसिड है उनके बारे में बताया गया है, फिर उससे पूछा गया कि भाई बताओ इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो वो बता रहा है कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। तो इन चार में से एक सेंटेंस सही होगा, बाकी के तीन क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। पहला क्या कह रहा है क्लाइंट कि अमीनो एसिड कैन बी मेड बाय द बॉडी, कि अमीनो एसिड हमारी शरीर के द्वारा, मतलब हम इसेंशियल अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल जो अमीनो एसिड उनकी बात कर रहे हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड में क्या कह रहा है कि भाई ये अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमारी बॉडी के द्वारा बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए क्या है, जरूरी है। सेकंड कह रहा है दे कम फ्रॉम द डाइट, ये डाइट से आते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये हम डाइट से लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों, दे आर यूज्ड इन की प्रोसेस इसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं दोस्तों, जरूरी होते हैं। वंस दे आर सिंथेसाइज्ड बॉडी, जैसे ही हमारे शरीर इनको बनाता है उसके बाद ही हमारी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, कि इसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। वेराज द अदर अमीनो एसिड्स आर नॉट, जबकि बाकी के जो अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी नहीं होते हैं। तो अब इसमें राइट आंसर क्या आएगा, बताइए आप सभी। अब हम बात करते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं। अगर हम अमीनो एसिड की बात करें तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अमीनो एसिड्स हैं हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इसेंशियल अमीनो एसिड एंड सेकेंड वन इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है दोस्तों, आपको इसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड देगा और वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है और इसमें से कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो इसेंशियल जो अमीनो एसिड है दोस्तों, इसेंशियल जो अमीनो एसिड है, ये इसेंशियल का मतलब हो गया जरूरी, ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं दोस्तों, जरूरी होते हैं। अब बात बताओ कि जरूरी होते हैं, इसका मतलब हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ये हमारी जो बॉडी है ये इनको बना नहीं सकती है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड आर द अमीनो एसिड विच कैंट बी फॉर्म्ड, विच कैंट बी फॉर्म्ड बाय अवर बॉडी, फॉर्म्ड बाय अवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है दोस्तों इन अमीनो एसिड को क्या नहीं कर सकती है दोस्तों, बना नहीं सकती है, इसलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की, मतलब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है तो मतलब डाइट में मत लो, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन इसेंशियल। अब आपको कैसे सर, मतलब कि इनका फॉर्मेशन जरूरी होता है हमारे डाइट में, हमारे शरीर के अंदर, ऐसे नहीं कि जरूरी नहीं होते ये, लेकिन अगर आप नहीं भी लोगे तो ये बना लिए जाते हैं। हमारी बॉडी जो है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को क्या कर सकती है दोस्तों, फॉर्म कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है। जबकि इसेंशियल अमीनो एसिड अगर आप नहीं लोगे तो उनकी जो डेफिशिएंसी है वो जरूर क्रिएट होगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी इनको फॉर्म नहीं कर सकती है। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है कैंट बी फॉर्म्ड बाय बॉडी, कैंट बी फॉर्म्ड बाय बॉडी, बाय ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर इनको नहीं बना सकता है, तो ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके एग्जांपल्स आते हैं दोस्तों कि इसेंशियल अमीनो एसिड के क्या क्या एग्जांपल होंगे। इसेंशियल अमीनो एसिड कई सारे इसके लिए ट्रिक यूज करते हैं, तो इसके एग्जांपल सुनो। पहला है दोस्तों फिनाइल एलेनिन, सेकेंड है मीथियोनिन, थर्ड है दोस्तों हिस्टीडीन, फोर्थ है आइसोल्यूसिन, फिफ्थ है दोस्तों आपका थ्रियोनिन, सिक्स्थ है आपका आर्जिनिन, सेवंथ है आपका ल्यूसिन, एट्थ है आपका लाइसिन, नाइन्थ है आपका ट्रिप्टोफेन और 10th है आपका वेलिन। इसकी कई सारी ट्रिक्स यूज की जाती हैं याद करने के लिए। जैसे एक ट्रिक होती है दोस्तों एवी हिल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटी, बट मैं ये ट्रिक यूज नहीं करता हूं, मैं मेन जो ट्रिक यूज करता हूं पीएम हिट ऑल टीवी। आजकल मोदी जी हर टीवी चैनल पे आते रहते हैं, तो उसे आप याद रख सकते हो इसको, पीएम हिट ऑल टीवी, कि हर टीवी चैनल को उन्होंने क्या कर दिया, हिट कर दिया है, या उसके ऊपर आते रहते हैं वो, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो।
अमीनो एसिड को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, वो बच्चे हैं जो मेरे को पता है कि इस समय सोच रहे होंगे कि सर क्या आपको तो ये नहीं पता एक और होता है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, क्या दो बता दिया आपने तो कि एक इसेंशियल होता है एक नॉन इसेंशियल होता है। हमें पता है तीसरा और होता है, वो आपको नहीं पता। तो तीसरा एक और होता है दोस्तों, लेकिन उसको हम डायरेक्टली क्लासिफिकेशन में डालने की हमें जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन 10 में से ही वो 2 होते हैं। 2 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों कि कुछ एज ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका फॉर्मेशन हो जाता है और कुछ एज ग्रुप के अंदर नहीं होता। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन 2 ऐसे अमीनो एसिड होते हैं, जैसे एक हिस्टिडीन है दोस्तों और एक आर्जिनिन है। ये 2 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं दोस्तों कि जो कि हमारी जो बॉडी है ना, एडल्ट इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो एडल्ट इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं दोस्तों वो फॉर्मेशन नहीं कर सकते, चाइल्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो बच्चे के लिए क्या हो गया, जरूरी हो गया, एडल्ट के लिए जरूरी नहीं है। इसलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसलिए हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि एक ग्रुप में क्या हो गया, इसेंशियल हो गया, और एक ग्रुप में नॉन इसेंशियल हो गया। बच्चे बना नहीं सकते, उनके लिए इसेंशियल हो गया। एडल्ट बना सकते हैं, उनके लिए क्या हो गया दोस्तों? नॉन इसेंशियल हो गया। तो दोनों हो गए, तो इसलिए इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रख लेना कि कौन से 2 ऐसे अमीनो एसिड है दोस्तों कि जो कुछ एज ग्रुप के अंदर तो बना सकते हैं, कुछ में नहीं बना सकते। तो वो क्या है? आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो है दोस्तों वो बच्चों के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, तो उनके लिए क्या हो गए? वो इसेंशियल हो गए, उन्हें डाइट से लेना पड़ेगा। जबकि एडल्ट इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या हो गए? नॉन इसेंशियल हो गए। तो दोनों कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, इसलिए इन दोनों को हम किस नाम जानते हैं? सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। इसके बाद कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल भी पढ़ लो। ज्यादातर आप इसेंशियल के तो कम से कम याद ही रखो, अगर आपको वो याद नहीं हो पा रहे नॉन इसेंशियल के तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो कम से कम आपको याद रखने ही पड़ेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड तो। इसके बाद बात करते हैं नॉन इसेंशियल के एग्जांपल्स की। नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड है दोस्तों उनके एग्जांपल देखते हैं हम। एक इसके अंदर आता है दोस्तों ग्लाइसिन, एक इसके अंदर आता है आपका ग्लूटामीन, एक आता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटारिक जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर दोस्तों उसके फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या? ग्लूटामिक एसिड। थोड़ा सा इसको याद रख लेना। एक बच्चों सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो आप होते हो ना, वो आप होते हो किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। कई बार बच्चे टी याद रख लेते हैं, ट्रिक याद रख लेते हैं, और एग्जामिनर जो है ना वो एग्जाम्पल में क्या दे देगा? टायरोसिन दे देगा ऑप्शन के अंदर। अब वो सोचेगा सर टी तो था उसमें, पीएम हिट ऑल टीवी, 2 बार टी आ गया, पक्का होगा टी तो। जबकि टायरोसिन जो होता है दोस्तों ये एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। ध्यान रखना कि टायरोसिन इज ए नॉन इसेंशियल। टायर, ठीक, टायर जैसे हम खा नहीं सकते, तो हम नहीं खाते हम इसे, इसेंशियल नहीं है, ये नॉन इसेंशियल है हमारे लिए। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो T3 और T4 जो हार्मोन है थायराइड के, उनके फॉर्मेशन के लिए कौन सा अमीनो एसिड जिम्मेदार होता है? तो वो टायरोसिन ही होता है। ठीक है, T3 और T4 जो है दोस्तों उस हार्मोन का फॉर्मेशन करने के लिए, जो थायराइड जो हार्मोन है उनके फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा अमीनो एसिड चाहिए होता है? टायरोसिन है। ये नॉन इसेंशियल लेकिन इसका काम है ये। इसके अलावा दोस्तों अब क्या याद रखना है आपको? कुछ और एग्जांपल्स आप अगर इसमें याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे एलेनिन आता है, एस्पार्जीन आता है, एस्पार्टिक एसिड आता है, एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा सेरीन एंड सिस्टीन। तो ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं, जो किस प्रकार के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं। आप इनका इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन। जो प्रोटीन जो है दोस्तों उसका फॉर्मेशन करने में अमीनो एसिड क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब कि जो पेप्टाइड जो बॉन्ड है उसके द्वारा अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका? प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है दोस्तों? अमीनो एसिड के द्वारा ही होता है। प्रोटीन जो वर्ड है वो प्रोटियोज से बना था, मुल्डर ने वर्ड दिया था और उसका मतलब होता था फर्स्ट प्लेस। उसने कहा था कि ये प्रोटीन जो है ना ये हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी है, मैं इसको पहले स्थान पे रखता हूँ, तो वहां से वर्ड आया था। फिर प्रोटीन जो होता है दोस्तों वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और अमीनो एसिड की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों अमीनो एसिड्स कैन बी मेड बाय द बॉडी। बिल्कुल गलत है, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी इनको फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, तो ये क्या हो गया दोस्तों? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकंड है दे कम फ्रॉम द डाइट, ये डाइट से आते हैं बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कही है, कोई भी चीज में गलत नहीं है। ये हमारी डाइट से आते हैं और हमारी बॉडी है दोस्तों वो इनका फॉर्मेशन नहीं कर सकती है। थर्ड है दोस्तों क्या आता है कि दे आर यूज्ड इन की प्रोसेस। ये की प्रोसेस से इसेंशियल फॉर ग्रोथ वंस दे आर सिंथेसाइज्ड बॉडी। बात तो वही होगी ना कि एक बार हमारे शरीर ने अगर इनको बना लिया तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। हाँ जरूरी होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, मैं मानता हूं दोस्तों, लेकिन
बॉडी हमें इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ये जो सेंटेंस है दोस्तों ये गलत है कि वंस दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, तो ये गलत है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ये बात बिल्कुल सही है कि एसेंशियल अमीनो एसिड जो है दोस्तों मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है, वेयरएज द अदर आर नॉट, गलत। दोनों अमीनो एसिड्स ही हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वो एसेंशियल हो चाहे नॉन एसेंशियल हो। ऐसा नहीं है कि एसेंशियल जरूरी होते हैं और नॉन एसेंशियल नहीं होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड है दोस्तों वो दोनों जरूरी होते हैं। एसेंशियल जो अमीनो एसिड है दोस्तों कितने हैं टोटल, तो अभी हमने बात की है, तो 10 जो अमीनो एसिड है दोस्तों ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर 10 के 10 अमीनो एसिड पाए जाएंगे दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कंप्लीट प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन के नाम से जानते हैं। उसे हम कंप्लीट प्रोटीन या फर्स्ट क्लास प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जिनके एग्जांपल्स के रूप में आपको एग, एल्ब्यूमिन और मिल्क कैसीन मिलता है। ठीक है, 10 के 10 जिसके अंदर अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, उनके जो एग्जांपल है दोस्तों वो आपका आएगा क्या, एग, एल्ब्यूमिन और मिल्क कैसीन। ये दोनों ऐसी प्रोटीन होती है दोस्तों जिनके अंदर 10 के 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। एग, एल्ब्यूमिन जो होता है ना सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, सबसे बढ़िया। इसे हम रेफरेंस प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रेफरेंस। मतलब जिस भी बाकी प्रोटीन की अगर हम कंपेयर करेंगे, तो वो किससे करेंगे दोस्तों, एग, एल्ब्यूमिन से करेंगे। तो इसे हम रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं, किसको, एग, एल्ब्यूमिन को। और ये दोनों जो है एग, एल्ब्यूमिन और मिल्क कैसीन, ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन भी कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, इसको लिख लेते हैं, बस अब बात हो गई खत्म, तो लिख लो इसेंशियल अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जा सकते, इन्हें हमें डाइट से लेना पड़ता है, डाइट से लेना होता है। बस इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी सारी नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। कई सारी डाइट की हम बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारे सामने कि नर्स प्रोवाइड्स डाइटरी टीचिंग अबाउट ए लो सोडियम डाइट, मतलब कि किसी चीज को हम रोक रहे हैं, ठीक है, कि कम लो, आप क्या लो, सोडियम कम लो। तो ऐसी डाइट जिसमें हम किसी चीज को रोकें, लो फैट डाइट, लो कैलोरी डाइट, लो सोडियम डाइट, रीनल डाइट, इन्हें हम रेस्ट्रिक्टेड डाइट के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डाइट के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इस डाइट के अंदर हम किसी न किसी चीज को क्या कर रहे हैं, खाने में लेने से रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये कैसी डाइट कहलाती है दोस्तों, रेस्ट्रिक्टेड डाइट कहलाती है। तो लो सोडियम डाइट इज ए एग्जांपल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड डाइट। उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो इसे हम लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करते हैं, किसके अंदर, हाइपरटेंशन के अंदर। क्यों, क्योंकि जो सोडियम है दोस्तों वो फ्लूइड का रिटेंशन करता है, ठीक है, वाटर का रिटेंशन करता है। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर अगर ज्यादा होगा तो उसमें, तो उससे ब्लड का जो प्रेशर है वही ब्लड प्रेशर कहलाएगा, तो बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए हम लो सोडियम डाइट रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को। Which nutrients selected by the client indicates an understanding about foods that are low in natural sodium। अब आपको बात करनी है दोस्तों ऐसी डाइट की, ऐसे फूड्स की जो कि सोडियम के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, लो होते हैं। तो आपको वो बताना है कि भाई इनमें से ऐसी क्या चीज है दोस्तों जो क्लाइंट है दोस्तों वो मतलब कि ऐसे फूड जो कि क्या है, कम है, जिनके अंदर सोडियम क्या है दोस्तों, कम है। मिल्क में कम है, मीट में कम है, फ्रूट में कम है, वेजिटेबल्स में कम है। तो ये आपको क्या करना है, इसमें बताना है। तो एक्चुअली में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस किस में ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ज्यादा किस में वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में बता देता हूं, 3 तो आपको यहीं से मिल जाएंगे दोस्तों, मिल्क के अंदर, मीट के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, सोडियम होता है, ठीक है। मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, अभी यही लिखाता हूं आपको सारे, मिल्क, मीट और वेजिटेबल्स, इन तीनों के अंदर सोडियम ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, न कि कम अमाउंट में होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सोया होते हैं, सोयाबीन के जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उसके अंदर भी जो सोडियम की जो अमाउंट होती है दोस्तों वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे चीज हो गया, तो चीज के अंदर भी सोडियम क्या पाया जाता है दोस्तों, ज्यादा पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्टली लिखा होगा कैंड फूड, बेक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, पैक्ड फूड, इन सब प्रकार के जो फूड आते हैं जो कैन के अंदर आते हैं, ठीक है, कैन जो आता है मेटल का बना हुआ कैन आता है, उसके अंदर कोई भी चीज हो, या बेक किया हुआ हो, या प्रोसेस्ड फूड हो, या फिर पैक्ड फूड हो, इन सब के अंदर क्या होता है दोस्तों, इन सब के अंदर
ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है क्या, सोडियम। तो ये सब चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, अगर हमें लो सोडियम डाइट देनी है तो ये सब चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी दोस्तों, रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या देंगे हम, फ्रूट्स दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं दोस्तों, फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स इज लो इन सोडियम। जो फ्रूट्स जो होते हैं दोस्तों मेनली, कुछ अब देखो एक्सेप्शन हो सकते हैं कि आप ले आओगे सर ये है इसमें ज्यादा होता है, एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो फ्रूट्स होते हैं दोस्तों दैट आर लो इन सोडियम। तो लो इन सोडियम जो फूड है दोस्तों वो हम दे सकते हैं जिन क्लाइंट को लो सोडियम डाइट दी गई है, तो फ्रूट्स दे सकते हैं। ठीक है, अब कुछ डाइट्स की हम बात करते हैं कि आपको कुछ समझ में आए, तो टाइप ऑफ डाइट्स पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ डाइट। पहली जो डाइट है दोस्तों दैट इज क्लियर लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड डाइट। अब क्लियर लिक्विड जो वर्ड है उससे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्लियर का मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि वाटर की तरह। क्लियर से क्या याद रखना है दोस्तों आपको, वाटर की तरह, जो दिखने में किसकी तरह होनी चाहिए दोस्तों, वाटर की तरह होनी चाहिए। जैसे कोई क्लाइंट सर्जरी के बाद में आता है एनपीओ रहता है, ठीक है, और आपको जीआई इरिटेशन नहीं करवाना, या क्लाइंट के अंदर जीआई इरिटेशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो गई है, उस कंडीशन के अंदर हम उसे क्या देते हैं दोस्तों, क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन हो या जस्ट सर्जरी के बाद में जब हम स्टार्ट करते हैं ना एनपीओ से, तो हम क्या देते हैं, स्टार्टिंग से ही क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, ताकि धीरे धीरे हम उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर लिक्विड डाइट से फुल लिक्विड डाइट, फिर हम सॉफ्ट डाइट पे लेके जाते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको फिर उसको रेगुलर डाइट देते हैं, तो इस प्रकार से हम लेके जाते हैं। तो पहली जो डाइट होगी दैट इज क्लियर लिक्विड डाइट, मतलब ऐसी डाइट जो वाटर की तरह हो। अब आपको सर वाटर की तरह कैसे होगा ये बताओ आप थोड़ा सा मुझे। तो वाटर की तरह दोस्तों जैसे एक तो आइस हो गई, खुद वाटर हो गया, दो तो ये एग्जांपल सिंपल हो गए, आइस दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं। अब ये मत कह देना कि सर आइस तो वो हो गई, ये तो सॉलिड हो गया, ये मत करना। ठीक है, तो आइस हो गया, वाटर हो गया, जिलेटिन हो गया, तो जिलेटिन है वो भी हो गया इसके अंदर, फ्रूट्स सॉरी जूसेज। अब यहां पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जूसेज तो है लेकिन ऐसे नहीं है कि आप बनाना शेक पीने लग गए या फिर पपीता शेक पीने लग गए, वो तो क्लियर नहीं दिखते ना। तो ऐसे जूसेज दोस्तों जो क्लियर होते हैं, जैसे ऑरेंज जूस हो गया, तो उनको बोलते हैं जूसेज विदाउट पल्प। जूसेज के अंदर पल्प नहीं होना चाहिए, विदाउट पल्प। जूसेज के अंदर क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, पल्प नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप दे सकते हो टी और कॉफी। अब यहां पर भी ध्यान रखना है एक चीज का, ठीक है, इंडिया में तो टी और कॉफी उसमें मिल्क बना के मिल्क से ही पीते हैं हम, उसके बिना हम पीते ही नहीं है। लेकिन अच्छी कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसे होते हैं, या हमारी कंट्री में भी ऐसे लोग होते हैं जो कि टी कॉफी के अंदर दूध नहीं डालते हैं। तो टी और कॉफी तो ले सकते हो, लेकिन विदाउट मिल्क होनी चाहिए ये, इट शुड बी विदाउट मिल्क। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर दूध मिलाकर पी रहे हो फिर कह रहे हो मैं क्लियर लिक्विड डाइट ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी जो डाइट आती है दैट इज फुल लिक्विड डाइट। कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं क्लियर और फ्लूइड में, वो फुल में। तो मैंने आपको तरीका समझाया भी है, क्लियर का मतलब वाटर समझ लेना, फुल लिक्विड डाइट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे जो क्लाइंट होते हैं क्लियर लिक्विड ले सकते हैं, जो अभी हमने बात की है क्लियर लिक्विड जो डाइट है वो ले सकते हैं। क्लियर लिक्विड डाइट के साथ में दोस्तों ऐसे जो लोग हैं इनको हम साथ में मिल्क और दे सकते हैं, मिल्क से बनी हुई चीजें हम मिल्क दे सकते हैं। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फुल लिक्विड डाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हें किस नाम जानते हैं, फुल मिल्क। जैसे क्रीम मिल्क ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा आइसक्रीम भी दे रखा है उसके अंदर कि आइसक्रीम ली जा सकती है आपको, ठीक है, जो आइसक्रीम है दोस्तों वो भी ली जा सकती है, क्रीम मिल्क लिया जा सकता है, आइसक्रीम लिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो पुडिंग्स ली जा सकती हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें ली जा सकती है। तो मिल्क से बनी हुई, ऐसे नहीं कि आप भाई खोया बर्फी खा रहे हो, ऐसा नहीं, मिल्क भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल सॉलिड फॉर्म के अंदर और आप उसको ले रहे हो, मिल्क से बने हुए तो इतने सारे हजारों प्रोडक्ट होते हैं, वो नहीं होना चाहिए थोड़ा सा ना। तो मिल्क को और इंक्लूड कर देते हैं दोस्तों, तो इसे ये क्या बन जाती है, आपकी फुल लिक्विड डाइट बन जाती है। इसके बाद थर्ड आती है दोस्तों सॉफ्ट डाइट। थर्ड आती है दोस्तों सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट का मतलब क्या होता है कि ठीक है, ऐसे ही हम लेके जाते हैं पेशेंट सर्जरी के बाद में, भाई पहले क्लियर लिक्विड डाइट पे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद फुल लिक्विड डाइट पे लेके जाएंगे। जब क्लियर लिक्विड डाइट उसने ले ली, उसको समझ में आ गया ठीक से, कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई वोमिटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर हम उसको फुल लिक्विड डाइट पे लेके आएंगे, फिर हम उसको सॉफ्ट डाइट देंगे। सॉफ्ट डाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि क्लियर लिक्विड प्लस फुल लिक्विड डाइट, ये दोनों तो देंगे ही, साथ में उसको हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, जैसे राइस दे सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो डिफिकल्टी होती है, जिनको च्यूइंग में डिफिकल्टी हो, स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो, तो उनको दे सकते हैं। इसकी जैसे एक डाइट और दोस्तों मैकेनिकल डाइट और होती है, उसके बारे में बात करेंगे। राइस है, जैसे पास्ता है, राइस दे सकते हैं, पास्ता दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स दे सकते हैं विदाउट मेम्ब्रेन,
विदाउट मेम्ब्रेन, बाहर की कवरिंग नहीं होनी चाहिए फ्रूट्स की। जैसे आप एप्पल खा रहे हो तो बाहर की कवरिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं अनार को खा रहे हो आप डायरेक्ट बिना, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो फ्रूट्स होनी चाहिए विदाउट मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो, ठीक है। राइस दे सकते हो, पास्ता दे सकते हो, एग दे सकते हो, पोटैटो दे सकते हो, तो ये सब चीजें सॉफ्ट है सब, ठीक है। तो इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सॉफ्ट डाइट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सॉफ्ट डाइट के नाम से जानते हैं। दो ऐसी डाइट है दोस्तों जो कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन में यूज की जाती है। एक जो डाइट है दोस्तों दैट इज लो रेजिड्यू डाइट, रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा तरीका बिल्कुल। और पांचवी जो डाइट है दोस्तों दैट इज हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। लो रेजिड्यू डाइट का मतलब लो रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज हमने ले ली, बचा हुआ जो पार्ट होता है ना वो क्या कहलाता है? रेजिड्यू कहलाता है। तो आपने खाना खाया तो जो स्टूल जो है दोस्तों फीकल मैटर है वो क्या है? रेजिड्यू है। तो स्टूल की अमाउंट को क्या करते हैं दोस्तों? ये कम करते हैं। स्टूल की अमाउंट को क्या करते हैं? ये कम करते हैं, ठीक है। स्टूल की अमाउंट को क्या करते हैं? कम करते हैं। या फिर वाटर कंटेंट को कम करते हैं। वाटर कंटेंट को क्या करते हैं दोस्तों? ये कम करते हैं। या हम कहें कि किस में यूज करेंगे? हम डायरिया के अंदर यूज करेंगे। डाइट किसके अंदर यूज करेंगे हम दोस्तों? डायरिया के अंदर हम यूज करते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? लो रेजिड्यू डाइट के नाम से जानते हैं। एग्जांपल अभी मैं आपको समझा दूंगा। हाई फाइबर डाइट्स की बात करें, जस्ट इसका क्या होगा दोस्तों? ऑपोजिट होगा। ये क्या काम करेंगे? पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। स्टूल के अंदर वाटर का जो कंटेंट है दोस्तों उसको भी क्या करते हैं दोस्तों? ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और स्टूल की जो अमाउंट है या फीकल मैटर की जो अमाउंट है दोस्तों उसको क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। किसके अंदर यूज करते हैं? हम कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। अगर कल का देख लेना, मैंने इसी प्रकार से बताया होगा आपको, शायद इसको एक बार देख लेना कि कल भी मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। तो हाई फाइबर जो डाइट है दोस्तों उसके अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में जरूरी होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो ही फूड क्या जाएगा? आगे जाएगा। वाटर कंटेंट को इंक्रीज करता है, सॉफ्ट बनाता है, मतलब वाटर कंटेंट होगा तो स्टूल सॉफ्ट होगा, कॉन्स्टिपेशन में हार्ड हो जाता है, और स्टूल की अमाउंट को इंक्रीज करता है। तो ये किस में हम यूज करते हैं? कॉन्स्टिपेशन में। अब इनके जो एग्जांपल्स याद करना है ना बहुत सिंपल है। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है? हाई फाइबर डाइट का मतलब ऐसी डाइट जिसमें हम फाइबर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? फाइबर्स लेते हैं हम, ठीक है। फाइबर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि ऐसी चीजें जिनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट हो, जैसे कि ब्रान हो गया, सीरियल्स हो गए, बीन्स हो गए, रूट वेजिटेबल्स हो गई, तो ये सब चीजों के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? इनके अंदर फाइबर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हाई फाइबर डाइट के अंदर तो क्या करेंगे? हम इंक्लूड करेंगे। अगर डाइट हाई फाइबर है तो वहां तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। जबकि अगर डाइट दोस्तों लो रेजिड्यू है, लो रेजिड्यू अगर डाइट है तो इसको अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों? एक्सक्लूड करेंगे। इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड। ये चीजें नहीं लेंगे, बस ये इतना सा ही अंतर होता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों आपको एक से याद हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो डाइट है दोस्तों दैट इज रेगुलर डाइट। तो रेगुलर का मतलब रेगुलर है, नॉर्मल है। इसके बाद नेक्स्ट रेगुलर डाइट, देख लेना कौन सा टाइप है। रेगुलर डाइट का मतलब क्या है दोस्तों? नॉर्मल डाइट, मतलब कि नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट, नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट। एक डाइट होती है दोस्तों मैकेनिकल डाइट। मैकेनिकल डाइट में कुछ नहीं है, जो भी चीज हम देंगे ना क्लाइंट को उसको अच्छी तरह से कट करके देंगे, चॉप्ड करके देंगे, या फिर प्यूरीड बना के देंगे। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मैकेनिकल डाइट के नाम से जानते हैं। ये भी ऐसे यूज करते हैं मतलब चबा नहीं पा रहा है क्लाइंट, स्वेलो करने में उसको क्या हो रही है? डिफिकल्टी हो रही है। तो ऐसे नहीं कि बड़े बड़े पार्ट दे रहे हो, हम जो भी दे रहे हैं उसको कुछ भी दे सकते हैं। ये ऐसा कोई इसमें है नहीं कि भाई ये चीज नहीं दे सकते, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन उसको आप क्या करके दे रहे हो दोस्तों? कट करके दे रहे हो। साथ में क्या करके दे रहे हो? चॉप्ड करके दे रहे हो। साथ में क्या करके दे रहे हो दोस्तों? प्यूरीड करके दे रहे हो। अब आप कहोगे सर ये तो समझा दिया कि मैकेनिकल डाइट है, लेकिन आपने तो कंफ्यूज कर दिया हमें। यहां तो सॉफ्ट डाइट थी और यहां मैकेनिकल डाइट थी। तो सॉफ्ट डाइट और मैकेनिकल डाइट में ये है कि यहां पर कुछ चीजें ही हैं जो हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ भी ले सकते हो आप मैकेनिकल डाइट में। लेकिन वो सब चीजें जो भी आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? कट होने चाहिए, चॉप्ड होने चाहिए, या उसको मैश किया हुआ होना चाहिए, प्यूरीड होना चाहिए, वो प्यूरी फॉर्म में होना चाहिए। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मैकेनिकल डाइट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स की। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स की बात करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब किसी न किसी चीज का क्या होगा दोस्तों? रेस्ट्रिक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों रीनल डाइट। रीनल डाइट के अंदर ज्यादातर हम क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं सोडियम, डिक्रीज करते हैं पोटेशियम, और कई बार वाटर को भी क्या करते हैं? लिमिटेड करते हैं। वाटर का भी क्या करते हैं? लिमिटेशन करते हैं कि भाई आप 1 लीटर पानी पी सकते हो, इतना पानी पी सकते हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? रीनल डाइट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा क्या हो सकती है? लो कैलोरी डाइट। जैसे मान लो ओबेसिटी का क्लाइंट है, ठीक है, जिसके अंदर वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा, तो उसको कम करना हो तो हम लो कैलोरी डाइट देंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस का क्लाइंट है,
लो फैट डाइट देंगे उसे हम, लो फैट डाइट देंगे। हाइपरटेंशन का क्लाइंट है, लो सोडियम डाइट देंगे, लो सोडियम डाइट। या फिर एक जो डाइट है दोस्तों दैट इज डायबिटिक डाइट। डायबिटिक डाइट मैंने आपको डायबिटीज मेलाइटिस में भी पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी मेरे डायबिटीज मेलाइटिस की 5-6 घंटे की क्लास है, उसको आप अच्छे से देखो, उसमें मैंने अच्छे से आपको डायबिटिक जो डाइट है दोस्तों उसके बारे में बताया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो ये सारी हमारी क्या हो गई दोस्तों, डाइट हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फ्रूट। फ्रूट्स तो लिख लो, फ्रूट्स के अंदर सोडियम कम होता है, सोडियम कम होता है, इसलिए इसे लो सोडियम डाइट में यूज करते हैं, इसलिए इसे लो सोडियम डाइट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सोडियम क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसे हम लो सोडियम डाइट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा ये 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगा आपका। ये क्वेश्चन दे रखा कि मेगा डोजेज ऑफ विटामिन्स ए आर टेकन बाय द क्लाइंट, व्हाई शुड द नर्स क्वेश्चन दिस प्रैक्टिस। कि भाई आपने ये देखा होगा कि भाई विटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं, बट दोस्तों कभी आपने सुना है कि विटामिन ज्यादा लेने से भी नुकसान हो सकता है। तो 2 ऐसी विटामिन होती हैं मेनली जिनको ज्यादा लेने से ना नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को। तो इसमें यही बता रखा है कि भाई विटामिन ए की किसी पर्सन ने है ना ज्यादा डोज लिया है, ठीक है, तो नर्स व्हाई शुड द नर्स क्वेश्चन दिस प्रैक्टिस। तो नर्स क्यों कह रही है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विटामिन ए इज हाईली टॉक्सिक, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर भी क्या होती है, ये टॉक्सिक होती है। सेकंड है कि लीवर हैज ए ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी, कि लीवर के अंदर जो विटामिन ए है उसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है दोस्तों वो बहुत ज्यादा होती है, इवन टू टॉक्सिक अमाउंट तक भी जा सकता है ये। थर्ड है विटामिन ए कैन नॉट बी स्टोर्ड, देयरफॉर एक्सेस अमाउंट्स विल सैचुरेटेड द जनरल बॉडी टिश्यूज, कि विटामिन जो ए है वो क्या नहीं हो सकती, स्टोर नहीं हो सकती, इसलिए वो लीवर में स्टोर नहीं होगी, बाकी की जो बॉडी टिश्यूज है दोस्तों वहां पर जाके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, उनको सैचुरेटेड करेगी ये। फोर्थ दे रखा है ऑल्दो द बॉडीज रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन ए इज ग्रेट, कि फिर भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की ज्यादा होती है, द सेल्स कैन सिंथेसाइज मोर एज नीडेड, अगर फिर और भी ज्यादा जरूरत होगी तो हमारा शरीर खुद बना लेगा, इसलिए आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे कह रही है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में, विटामिन ए के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, मैं कह रहा हूं कि सभी विटामिन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट विटामिन है दैट इज विटामिन डी। उसके बाद में दूसरी विटामिन जो आती है दैट इज विटामिन ए। ठीक है, 2 विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, आपने सोचा होगा एकदम से विटामिन ए बोल रहा हूँ, विटामिन ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए दोस्तों 3 फॉर्म में पाई जाती है, फर्स्ट वन इज रेटिनल, सेकंड वन इज रेटिनोल एंड थर्ड वन इज रेटिनोइक। मोस्ट कॉमन जो फॉर्म है दोस्तों वो कौन सी होती है, आपकी रेटिनोल होती है। फिर भी हम हमारे डाइट के अंदर रेटिनोल भी नहीं लेते हैं, मैक्सिमम जो डाइट के अंदर हम जो विटामिन ए लेते हैं दोस्तों वो होती है बीटा कैरोटीन। क्या होती है दोस्तों, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन जो होती है दोस्तों दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन को हम विटामिन ए का क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीकर्सर कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मिलने के बाद किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर उसको चेंज होना ही होना है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रीकर्सर के नाम से जानते हैं। डाइट में हमने लिया तो है बीटा कैरोटीन, लेकिन दोस्तों ये बदलेगा किसमें जाके, विटामिन ए में। तो विटामिन ए का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, डाइट में लिए गए बीटा कैरोटीन के द्वारा होता है। पहले इसका माना जाता था कि भाई बीटा कैरोटीन और विटामिन ए का जो रेशो होता है वो 6:1 होता है, लेकिन आईसीएमआर की 2010 की जो गाइडलाइंस है उसमें उन्होंने चेंज किया और उन्होंने कहा है कि भाई बीटा कैरोटीन और विटामिन ए का जो रेशो होता है दोस्तों दैट इज 8:1। अब इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8:1, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सुनो, अगर आप बीटा कैरोटीन दोस्तों, बीटा कैरोटीन जो है ना वो आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 8 माइक्रोग्राम ले रहे हो आप, बीटा कैरोटीन कितना ले रहे हो, 8 माइक्रोग्राम ले रहे हो, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 माइक्रोग्राम ही क्या बनेगा, विटामिन ए बनेगा। ये ध्यान रखना,
इसलिए अगर आपको विटामिन ए की आरडीए याद है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस याद है, तो आप बीटा कैरोटीन की भी आरडीए याद कर सकते हो। उसको 8 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, 8 से क्या कर देना दोस्तों, गुना कर देना उसको। जैसे 600 माइक्रोग्राम होती है एडल्ट मैन एंड वुमन के अंदर, ठीक है, और 7 साल से ज्यादा के जो बच्चे होते हैं उनमें भी कितनी होती है, 600 होती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर इसकी अमाउंट है वो बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी के अंदर 800 होती है और लैक्टेशन के अंदर 950 माइक्रोग्राम तक भी हो सकती है। तो उसको बस आपको गुना करना है कितने से, 8 से, तो आपको बीटा कैरोटीन की आरडीए भी पता लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप बीटा कैरोटीन की जो आरडीए उसका क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन जो ए है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। तो फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए पढ़ते हैं हम। फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए, विटामिन ए का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फंक्शन होता है दोस्तों दैट इज विजन। तभी कहते हैं कि भाई गाजर खाओ और नजर बढ़ाओ। तो विजन जो है तो दोस्तों उसके लिए जरूरी होता है। इसके बारे में सबसे पहले जॉर्ज वॉल्ड ने बताया था। वॉल्ड ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसलिए विजन की जो साइकिल जो होती है उसे हम वाल्ड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, वाल्ड रिंग भी कहते हैं इसे हम, वाल्ड साइकिल या वाल्ड रिंग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। वाल्ड साइकिल या वाल्ड रिंग का मतलब क्या होता है कि जो विजन की जो साइकिल होती है कि हम किस प्रकार से देखते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, विजन साइकिल, वाल्ड साइकिल या वाल्ड रिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम विजन साइकिल भी बोलते हैं, विजन साइकिल। अब देखो नेक्स्ट, विजन में भी ध्यान रखना है कि ये मेनली दोस्तों डिम लाइट में देखने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। किसमें देखने के लिए जरूरी होती है, डिम लाइट के अंदर जरूरी होती है। हमारा जो रेटिना जो होता है ना दोस्तों, उसके जो सेंटर जो होता है उस सेंटर के अंदर कौन सेल पाई जाती है, लगभग 10 मिलियन, 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो अब लगा लो कितनी हो गई है, तो 10 मिलियन हो गया। ये कौन सेल है दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, ब्राइट लाइट के लिए, और साथ में दोस्तों ये जरूरी होते हैं किसके लिए, कलर विजन के लिए, कलर विजन। इन दोनों के लिए दोस्तों कौन सी सेल जरूरी होती है, आपकी कौन सेल जरूरी होती है। लेकिन विटामिन ए का यहां पर कोई रोल नहीं होता है, ध्यान रखना, देयर इज नो रोल टू सी इन कलर विजन एंड ब्राइट लाइट ऑफ विटामिन ए। तो कौन सेल के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर किस पे इफेक्ट है, तो सेंटर के अलावा पेरीफेरी जो रेटिना की जो लेयर होती है दोस्तों, पिगमेंटल जो लेयर होती है रेटिना की, उसकी पेरीफेरी के अंदर पाए जाने वाली कुछ सेल होती हैं जिन्हें हम रोड सेल के नाम से जानते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रोड सेल के नाम से जानते हैं। ये जो रोड सेल्स जो होती है ना दोस्तों, ये जरूरी होती है हमें डिम लाइट में देखने के लिए। और ये कैसे जरूरी होती है दोस्तों डिम लाइट में देखने के लिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये होता है दोस्तों कि हम डाइट से लेंगे रेटिनोल, हमने डाइट ली, बीटा कैरोटीन लिया, एग्जांपल मान लो बीटा कैरोटीन, कुछ फॉर्म ऐसी भी होती है इसमें डायरेक्टली रेटिनोल भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम हम बीटा कैरोटीन लेते हैं। ये बीटा कैरोटीन किस में चेंज होगा दोस्तों, रेटिनोल में चेंज होगा, और ये रेटिनोल है दोस्तों ये रेटिनल में चेंज होगा। और आई के अंदर पाया जाता है दोस्तों क्या, ओप्सिन, एक पिगमेंट पाया जाता है आई के अंदर जिसे हम किस नाम जानते हैं, ओप्सिन के नाम से जानते हैं। ये ओप्सिन और रेटिनल मिलकर बनाते हैं रोडोप्सिन, और जब रोडोप्सिन बनेगा तभी हम डिम लाइट में देख सकते हैं। रोडोप्सिन जब बनता है तभी पर्सन किस में देख सकता है दोस्तों, डिम लाइट के अंदर देख सकता है। अब आप एक बात बताओ, इस रोडोप्सिन को बनाने के लिए क्या चाहिए था हमें, विटामिन ए। तो विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द डिम लाइट विजन। डिम लाइट विजन के लिए क्या है दोस्तों, ये जरूरी होता है, ठीक है। डिम लाइट विजन के लिए जो विटामिन ए है दोस्तों वो क्या होता है, जरूरी होता है। इफ पर्सन इज अनेबल टू सी इन डिम लाइट, दिस कंडीशन इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर कोई भी पर्सन है दोस्तों वो नहीं देख सकता है, डिम लाइट में देखने में उसको प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी होती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल अंधेरा कर दिया सर मेरे को दिख नहीं रहा, मतलब नॉर्मल पर्सन उसको देख सकता है लेकिन वो पर्सन नहीं देख पा रहा है। तो डिम लाइट में देखने की जो डिफिकल्टी है या अनेबिलिटी है, इनेबिलिटी है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है। इसलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइन, ठीक है, साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, साइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैं बात किसकी कर रहा हूं दोस्तों, आपकी सिम्टम की बात कर रहा हूं। तो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जरूरी होती है दोस्तों। सेकंड, आपको जानकर अचंभा होगा कि सिर्फ विटामिन ई ही नहीं है, विटामिन ए भी जरूरी होता है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए विटामिन ए भी जरूरी होता है। कहते हैं कि कुछ जीन्स के लिए क्या होता है दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जीन को मॉडिफिकेशन नहीं होने देता है ये, और उस प्रकार से हमारे रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। बस सिंपल से ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है दोस्तों, आपका हेल्प करता है।
जीन पे काम करके, बस सिंपल वर्ड में, ज्यादा नहीं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन जो ए है, विटामिन जो ए है दोस्तों, ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। एंटी का मतलब रोकने वाला, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं दोस्तों, हार्मफुल होते हैं। उन्हें हम फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो विटामिन ए उनका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, इसलिए ये किसकी तरह काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और जब उनका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है दोस्तों तो कई सारी प्रॉब्लम्स कोज करते हैं, जिनमें से एक जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो क्या है? कैंसर भी है। तो कैंसर में भी क्या कर सकते हैं? ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कैंसर कोज भी करवा सकते हैं अगर ज्यादा डेफिशिएंसी हो, कुछ केसेस के अंदर ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीनों ऐसी विटामिन होती है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक केमिकल और है सेलेनियम, जो कि विटामिन ई के साथ ही मिलकर काम करता है, वो भी किसकी तरह काम करता है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट की तरह क्या करता है? काम करता है। इसके अलावा दोस्तों कि जो विटामिन जो ई है दैट इज ग्रोथ प्रोमोटिंग विटामिन, इसे हम ग्रोथ प्रोमोटिंग विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये वर्क करती है एज ए स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टीरॉयड हार्मोन है, लेकिन वर्क एज ए स्टीरॉयड हार्मोन है। जैसे स्टीरॉयड हार्मोन काम करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, तो वैसे ही ये ग्रोथ प्रोमोटिंग विटामिन भी है। इसके अलावा विटामिन जो ए है दोस्तों, इट इज ऑल्सो ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन, ये एक एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी है दोस्तों, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इन्फेक्शन से हमें बचाती है, तो दोस्तों ये इम्यूनिटी में भी क्या करती है दोस्तों? काम करती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों? आपका फंक्शंस हो गए। बस इतने फंक्शंस पढ़ लो, भी तो बहुत हैं, बाकी के और बता दूंगा। थोड़ा सा आपको मैं इसके कौन सेल के बारे में भी अगर आप जानना चाहो तो थोड़ा सा बता देता हूं। कलर विजन के लिए 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं हमारे पास, और फायरोप्सिन, एक जो पिगमेंट होता है दोस्तों दैट इज आइडोप्सिन, और एक जो पिगमेंट होता है दोस्तों दैट इज साइनोप्सिन। साइनोप्सिन, तो साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर में देखने में हेल्प करते हैं, ब्लू कलर को। आइडोप्सिन जो होते हैं दोस्तों, तो ये किसमें? ग्रीन कलर में, और ये रेड कलर में। और फायरोप्सिन जो है वो रेड कलर में। तो ये इस प्रकार से हमें क्या देते हैं दोस्तों? कलर देने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, विटामिन ए का कलर विजन में कोई रोल नहीं होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, कलर विजन में कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी आरडीए की। रिकमेंडेड जो डाइटरी जो अलाउंस है, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, इसकी आरडीए की अगर हम बात करें तो लगभग 0 से 1 साल तक इसकी जो आरडीए होती है दैट इज 350 माइक्रोग्राम पर डे। इसके बाद 1 साल से लेकर और 7 साल तक के बच्चों में इसकी जो आरडीए है दोस्तों वो बढ़ जाती है और लगभग 400 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है। अगर हम बात करें 7 साल के बाद में, ठीक है, 7 साल के बाद में, इसके अलावा एडल्ट में, एडल्ट मैन वुमन दोनों में, मैन और वुमन दोनों के अंदर इसकी जो आरडीए होती है दैट इज 600 माइक्रोग्राम पर डे। बस 3 याद रख लो आप, तो बहुत है। देखो प्रेगनेंसी के अंदर लगभग 800 माइक्रोग्राम पर डे होती है, और लैक्टेशन के अंदर 950 माइक्रोग्राम पर डे होती है, अगर आप याद रखना चाहो तो। और कुछ भी नहीं याद रखना चाहो तो सिर्फ बस 600 याद रख लेना। अगर आपसे मैं बीटा कैरोटीन की आरडीए पूछूं तो इन सबको 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना, तो वो बीटा कैरोटीन की क्या आ जाएगी? आपको आरडीए आ जाएगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसके सोर्सेज के बारे में, कि कहां से प्राप्त होता है सबसे रिचेस्ट सोर्स। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रिचेस्ट सोर्स, ठीक है, अब एक बार मैं इसको 2 भागों में बांटता हूं, एक एनिमल सोर्स और एक प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स, किसी भी सोर्स में, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसमें ये पूछे कि सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, तो उसका जो आंसर आएगा दोस्तों दैट इज हैलीबट लीवर ऑयल। हैलीबट लीवर ऑयल, हैलीबट लीवर जो ऑयल होता है दोस्तों वो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? रिचेस्ट सोर्स होता है। इसका सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है, लगभग 9 लाख माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम इसके अंदर क्या होती है? विटामिन ए होती है, बहुत ज्यादा विटामिन होती है। ठीक है, इसके अलावा कोड लीवर ऑयल, कोड लीवर ऑयल, ठीक है, दूसरे नंबर पे कोड लीवर ऑयल आता है। इसके अलावा ओक्स लीवर ऑयल, मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूं ये बिल्कुल, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया। इसके अलावा बटर में, चीज में, ठीक है, इसके अलावा मीट और एग और मीट, सॉरी एग और, इस सीक्वेंस में लिखना, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ये 3 तो इनको सीक्वेंस में लिखना, बाकी को सब आप ऐसे लिख सकते हो। आप प्लांट सोर्स की हम बात करें तो कहते हैं कि भाई गाजर खाओ। क्यों कहते हैं गाजर खाओ? तो गाजर इसलिए खाओ कि विटामिन ए होता है। तो कैरेट में, कैरेट इज द रिचेस्ट प्लांट सोर्स। सब में नहीं, सब में कौन सा है? हैलीबट लीवर ऑयल है, लेकिन प्लांट सोर्स में रिचेस्ट पूछेगा तो कैरेट आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा दोस्तों आपका स्पिनच।
स्पिनच जो होता है दोस्तों ये सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आपका स्पिनच आता है। पहले पे कैरेट आता है, दूसरे पे क्या आता है दोस्तों स्पिनच, तीसरे पे आता है एमीरंथ, इसके अलावा होता है एमीरंथ आता है। इसके अलावा दोस्तों मैंगो आता है, मैंगो आता है, ठीक है, क्या आता है मैंगो आता है। अब मैं आपको दो चीजें और लिखा रहा हूं, ऑरेंज एंड टोमेटो, जबकि अब अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप कहोगे सर ये दोनों दे रखे हैं लेकिन है नहीं। ऑरेंज और टोमेटो में भी पाए जाते हैं लेकिन थोड़ी सी क्या होते हैं कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन प्रेजेंट जरूर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट जरूर होता है। भी क्वेश्चन आएगा जहां पर मैं ऑरेंज को हटा दूंगा कि नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, उस तरीके से दे रखा है। तो हम बात करेंगे ऑरेंज और जो टोमेटो है दोस्तों उसमें भी होते हैं, बट क्या होते हैं दोस्तों कम अमाउंट के अंदर होते हैं। अब एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है, रिचेस्ट एनिमल सोर्स कौन सा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर ये पूछे कि वेजिटेबल में कौन सी है और फ्रूट्स में कौन सा है, फ्रूट्स में कौन सा है, तो रिचेस्ट एनिमल सोर्स तो मैंने आपको बताया, रिचेस्ट एनिमल भी है, सब में भी है ये हेलीबट ऑप्शन में हेलीबट नहीं दे रखा तो कोड लिवर ऑयल देगा वो, ठीक है, कुछ तो देगा, लेकिन सबसे ज्यादा हेलीबट में होता है। वेजिटेबल में अभी बात किया किसकी, कैरेट। और अगर हम फ्रूट्स की बात करें दोस्तों तो फ्रूट्स में याद रखना है मैंगो, और मैंगो में भी ज्यादातर पका हुआ मैंगो, राइप मैंगो, ठीक है, ऐसे नहीं है कि कच्चा मैंगो हो, तो उनके अंदर क्या होता है विटामिन ए अच्छे अमाउंट के अंदर होता है। इसके बाद हम अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसीज की। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें दोस्तों तो एक जो डेफिशिएंसी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड इज जीरोसिस ऑफ कंजेक्टिवा, जीरोसिस ऑफ कंजेक्टिवा। जो कंजेक्टिवा है दोस्तों हमारे आंख की, वो क्या हो जाती है दोस्तों, ड्राई हो जाती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जीरोसिस ऑफ कंजेक्टिवा के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, जीरोसिस ऑफ कंजेक्टिवा। दिस इज द फर्स्ट साइन, फर्स्ट साइन है ये, सिम्टम नहीं है ये, ठीक है, जो हम देख के पता लगा सकते हैं वो साइन होगा, जो पेशेंट खुद फील करता है वो, हम तो पेशेंट को डिम लाइट में नहीं दिखता, हम नहीं फील कर सकते, ठीक है, पेशेंट खुद को फील होता है, तो ये फर्स्ट साइन है। थर्ड वन इज बाइटोट स्पॉट, मोस्ट स्पेसिफिक साइन, मतलब कि ये मेनली किससे जरूरी होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू विटामिन ए, और किसी डिजीज में प्रेजेंट नहीं होता। नाइट ब्लाइंडनेस किस कंडीशन में और में भी हो सकता है, कंजेक्टिवा ड्राई और किसी कंडीशन में भी हो सकती है, लेकिन बाइटोट जो स्पॉट है दोस्तों दैट इज द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ विटामिन ए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी के अंदर ही पाया जाता है। क्या होता है बाइटोट स्पॉट के अंदर, कि जो कंजेक्टिवा है उसके अंदर दोस्तों क्या बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं, परली व्हाइट कलर के पैचेज बन जाते हैं, ठीक है, क्या बन जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं, स्पॉट से बन जाते हैं, इसलिए इसको स्पॉट कहते हैं। पैचेज बन जाते हैं किसके, क्या तो परली व्हाइट कलर के बनेंगे, परली व्हाइट कलर के, या येलोविश फोमी, येलोविश फोमी कलर के, तो उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, बाइटोट स्पॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जीरोसिस ऑफ कॉर्निया, अब ये कॉर्निया तक पहुंच जाएगा, कॉर्निया क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, कॉर्निया क्या हो जाएगी दोस्तों, ड्राई हो जाएगी। कॉर्निया की जो ओपेसिटी है, ठीक है, तो वो ओपेक हो जाएगी, वो मतलब कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, तो ड्राई हो जाएगी, डल हो जाएगी, साइनी नहीं रहेगी, साइनी होती है ये, साइनी नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, तो जीरोसिस ऑफ कॉर्निया कहेंगे इसको। एक याद रखना, किरेटोमेलेसिया, किरेटोमेलेसिया इज इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है, क्यों, इसमें अंदर लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, लिक्विफिकेशन ऑफ द आई, या कॉर्निया भी लिखा हुआ सकता है। कॉर्निया का लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है, कॉर्निया लिक्विफाई होने लग जाते हैं, लिक्विड बनने लग गया, टूटने लग गई, ब्रस्ट होने लग गई, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, किरेटोमेलेसिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा कि 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं टोटल, कितनी देते हैं, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। जो इसका प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है। 1970 में आया था ये, 1970 के अंदर आया था दोस्तों ये, ठीक है, या इसको हम किस नाम से जानते हैं, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, प्रोफाइलैक्सिस, चलो लिख ही देता हूं यार, आज थोड़ा सा टाइम की कमी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूं। प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, इस नाम से भी जानते हैं। 1970 के अंदर ये प्रोग्राम आया था, ठीक है। अब 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट कैसे देते हैं दोस्तों, तो एक बार तो देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, तो 9 मंथ के ऊपर देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml विटामिन ए। उसके बाद में दोस्तों 18 महीने पे देंगे हम, अब 2 लाख स्टार्ट कर दो और हर 6 महीने जोड़ते जाओ, 18 से 24 से 30 से 36 से 42 से 48 से 54 और 60, 5 साल तक देंगे हम, ठीक है। तो 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17, टोटल कितनी यूनिट दे दी दोस्तों हमने, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हमने दे दी है उसको, ठीक है।
अगर किसी को डिजीज हो गई, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हम 2 रेगुलर डेज के ऊपर कॉन्सिक्यूटिव डेज के अंदर, मतलब आज दिया कल दिया, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट कंटिन्यू देते हैं एडल्ट को हम। अगर कोई सी भी डेफिशिएंसी विटामिन ए के अंदर विटामिन ए की देखने को मिलती है तो ये चीजें हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं, ये देते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका हो गया प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के बारे में बता दिया मैंने आपको एक लाइन में। और कुछ तो शायद बच नहीं रहा। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है आज, यहीं पर खत्म करेंगे विटामिन ए को खत्म करके ही। पहला दे रखा है कि विटामिन ए, हाँ इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, हाइपर विटामिनोसिस के बारे में। बस जस्ट इसके बारे में बात बता देता हूँ आपको दोस्तों कि विटामिन जो है ना, कुछ विटामिन ऐसी हैं अगर इनको आपने ज्यादा ले लिया ना दोस्तों तो वो क्या कर सकती हैं दोस्तों, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। विटामिन जो ए है जिसके बारे में बात करेंगे, एक विटामिन और है दोस्तों जिसके कारण विटामिन की अमाउंट ज्यादा लेने के कारण जो डिजीज होगी उसे हम हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। अगर ए को लेने के कारण होती है तो हाइपर विटामिनोसिस ए होगा, और अगर डी को लेने के कारण होती है तो हाइपर विटामिनोसिस डी होगा। विटामिन ए है दोस्तों ईटो सेल ऑफ लीवर के अंदर क्या होती है, ईटो सेल ऑफ लीवर के अंदर क्या होती है दोस्तों, स्टोर होती है। इनको हम पेरीसाइनुसोइडल सेल भी कहते हैं, पेरीसाइनुसोइडल सेल, वहां पर क्या होती है, स्टोर होती है। अगर ज्यादा अमाउंट में स्टोर हो गई दोस्तों तो हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाएगा। उसके कारण आईसीपी क्या हो सकता है दोस्तों, इंक्रीज हो सकता है, सीवियर हेडेक, ऐसे कुछ साइन आ जाते हैं। ज्यादा आपको याद रखने की इसमें जरूरत है भी नहीं, ऐसे साइन देखने को मिल सकते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपर विटामिनोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ज्यादा अमाउंट लेना भी विटामिन ए और विटामिन डी की क्या हो सकती है दोस्तों, नुकसानदायक हो सकता है। जो बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन डी लेते रहते हैं तो ये नुकसान होता है उनको, ठीक है। अब देखो विटामिन ए इज हाईली टॉक्सिक, बिल्कुल सही बात है, ये कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि इवन इन स्मॉल अमाउंट। भाई स्मॉल अमाउंट में कहां टॉक्सिक है, जब तक नॉर्मल है तब तक हमारी बॉडी के लिए कोई टॉक्सिक नहीं होगी। सेकंड क्या दे रखा है कि द लीवर हैज ए ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर विटामिन ए। जो लीवर होता है दोस्तों उसके अंदर एक अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी पाई जाती है विटामिन ए की, इवन टू टॉक्सिक अमाउंट। बिल्कुल सही बात है, टॉक्सिक अमाउंट तक भी लीवर क्या कर सकता है दोस्तों, इसको स्टोर कर सकता है। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हाइपर विटामिनोसिस कोज कर सकता है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या दे रखा है कि विटामिन ए कैन नॉट बी स्टोर्ड, देयरफॉर एक्सेस अमाउंट विल सैचुरेटेड द जनरल बॉडी टिश्यूज, कि ये स्टोर नहीं की जा सकती। बिल्कुल गलत बात है, इसको स्टोर किया जा सकता है और एक्सेस अमाउंट लीवर के अंदर स्टोर होती है, नहीं कि बॉडी टिश्यूज के अंदर। ऑल्दो द बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन ए इज ग्रेट, जबकि विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए ज्यादा है, द सेल्स कैन सिंथेसाइज मोर एज नीडेड। विटामिन ए कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, ठीक है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें इसे डाइट में ही क्या करना पड़ता है दोस्तों, लेना पड़ता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो लिख लो विटामिन ए की हाई डोज, विटामिन ए की हाई डोज लेने से यह लीवर में स्टोर हो सकती है, यह लीवर में स्टोर हो सकती है, यह लीवर में स्टोर हो सकती है, जो जब जिससे यह हाइपर विटामिनोसिस कोज करती है, हाइपर विटामिनोसिस ए कोज करती है, ए कोज करती है। इसके अलावा विटामिन ए की डिफिशियंसी से कुछ चीजें और हो सकती हैं, जैसे एलोपीसिया हो सकता है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, इन्फेक्शन के लिए जरूरी है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, इसलिए इन्फेक्शन को करा सकती है, ठीक है। शायद अब हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं जो भी जरूरी हैं। अब 2-3 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे आज की क्लास के। सिंपल से क्वेश्चन है कि नर्स इज टीचिंग अबाउट द एक्सीलेंट फूड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, कि सबसे अच्छे सोर्सेज क्या है, एक्सीलेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम, ठीक है। तो फॉर ए क्लाइंट दैट इज डेफिशिएंट इन द विटामिन, एक क्लाइंट है जिसके अंदर विटामिन की कमी है, तो कौन से फूड इंक्लूड करने चाहिए दोस्तों, कैरेट को इंक्लूड करेंगे, हाँ जी, ऑरेंज और टोमेटो भी होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भाई एक्सीलेंट नहीं है ये, ठीक है, होते हैं ऑरेंज और टोमेटो में भी पाया जाता है, ध्यान रखना, बट एक्सीलेंट नहीं है ये। इसके मिल्क में पाया नहीं जाता और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है। स्पाइनच में क्या होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही होता है, ठीक है। तो स्पिनच, तो लीफी ग्रीन्स और कैरेट, इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, अच्छे अमाउंट के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। तो लिख लो कैरेट, मैं जो लिखा हूं ना वैसे लिखो, हैलीबट लीवर ऑयल, हैलीबट लीवर ऑयल, कैरेट, राइप मैंगो, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स। विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं, विटामिन ए के अच्छे सोर्स होते हैं, अच्छे सोर्सेज होते हैं। इसको जल्दी से वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कट पॉज करो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, आज हम थोड़े से कम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक क्लाइंट हु रिसेंटली
इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट हैज ए क्रोनिक विटामिन ई डेफिशिएंसी। एक पर्सन है जो अभी कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर आया है कहीं बाहर से, और उसको क्रोनिक विटामिन ई डेफिशिएंसी है। What information about vitamin A should the nurse consider when assessing the client for clinical indicator of this deficiency? कि भाई इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो पहला दे रखा है दोस्तों कि विटामिन ए एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रेटिनल पिगमेंट, बिल्कुल सही है। रेटिनल पिगमेंट के अंदर ये इसेंशियल होता है कोल्ड मिलेनिन। यहां पर सारी गड़बड़ कर दी इसने। मिलेनिन तो स्किन के अंदर पाया जाता है ना, यहां थोड़ी पाया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द रोड एंड कोन्स विच कंट्रोल द कलर विजुअलाइजेशन। गलत है दोस्तों। कलर विजुअलाइजेशन जो है वो सेंटर में पाए जाने वाली कौन सेल के द्वारा होता है, न कि रोड सेल का इनमें कोई भूमिका नहीं होती है। रोड सेल जो होती है दोस्तों ये डिम लाइट में देखने के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। विटामिन ए इज द मटेरियल ऑफ द इन द कॉर्निया। ठीक है, विटामिन ए कॉर्निया के अंदर मटेरियल होता है, कॉर्निया में नहीं होता, ध्यान रखना, रेटिना के अंदर होता है। दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द कैटरैक्ट। वैसे भी कैटरैक्ट कॉर्निया से रिलेटेड है ही नहीं। इस सेंटेंस को तो उन्होंने कहा कि जितना गलत बना सको ना उतना ज्यादा गलत बना दो, तो उन्होंने कॉर्निया भी डाल दिया, कैटरैक्ट भी डाल दिया। क्योंकि हमने कैटरैक्ट में पढ़ा है कि लेंस की जो ओपेसिटी है वो हो जाती है इसमें, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाती है, लेंस की कम हो जाती है, वो होता है ये। तो ये वैसे भी गलत हो गया आपका। तो फोर्थ जो आंसर वो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इट इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द रोडोप्सिन विच कंट्रोल रेस्पॉन्सेज टू द लाइट एंड डार्क एनवायरमेंट। ठीक है, लाइट और डार्क एनवायरमेंट के जो मतलब आप लाइट से डार्क में जा रहे हो तो उसके लिए क्या होती है, जरूरी होती है। ठीक है, तो लिख लो विटामिन ए रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करती है, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करती है, रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करती है जो कि डिम लाइट में देखने के लिए जरूरी होता है, जो कि डिम लाइट में देखने के लिए जरूरी होता है। वैसे हमने काफी चीज पढ़ लिया, आपको लग रहा होगा कि सर 1 घंटा 12 मिनट हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन अगर हम देखें ना हमने पढ़ा क्या है, तो मैंने आपको पूरी विटामिन ए पढ़ाई है, जिसको खुद को पढ़ाने में जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं उसमें कम से कम शायद 1.5-2 घंटा तो सिर्फ विटामिन ए का ही दे रखा है। इसके बाद में हमने डाइट्स की बात की है, कितनी सारी डाइटें मैंने आपको बताई हैं, इसके बारे में हमने बात की है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको एमाइनो एसिड पढ़ा दिया, लिपिड पढ़ा दिया, तो हमने कई चीजें पढ़ी हैं आज, ऐसा नहीं कि हमने कुछ कम चीजें पढ़ी हैं। अब हम जल्दी से बस एक बार इनको 1 सेकंड के अंदर रिवाइज करते हैं कि क्या जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सेलुलर मेम्ब्रेन के लिए जरूरी है। वेरी गुड। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड किससे आते हैं, डाइट से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इनको नहीं बना सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लो सोडियम किस में होता है, फ्रूट्स में होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि विटामिन ए लीवर के अंदर अच्छी अमाउंट में ईटो सेल्स के अंदर स्टोर हो सकता है, जो कि टॉक्सिक अमाउंट भी कोज कर सकता है, टॉक्सिक अमाउंट तक भी क्या हो सकता है, ये स्टोर हो सकता है। इसके बाद इसके सोर्सेज क्या क्या हैं दोस्तों, तो हेलीबर्ट लिवर ऑयल, कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, दीज आर द गुड सोर्स। इसके अलावा क्या जरूरी है ये, क्योंकि ये लाइट एंड डार्क एनवायरमेंट जो एडजस्टमेंट होता है, तो लाइट से जब हम डार्क में जाते हैं तो रोडोप्सिन का फॉर्मेशन होगा, जिसके लिए विटामिन ए क्या होती है, नेसेसरी होती है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ के, मजा आ रहा होगा न्यूट्रिशन को भी पढ़ के। ठीक है, तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।